नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 9 राज्य और 46 जिले कवर कर चुके हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा 3000 किलोमीटर से ज्यादा की वो यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। फिलहाल वो हरियाणा में है और कल सुबह सुबह वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन दिल्ली उनसे कितनी दूर है ये अभी भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि ये जो पूरी लड़ाई है, ये जो पूरी यात्रा है वो 2024 के लिए है और 24 यानी कि दिल्ली की कुर्सी वो उनसे कितनी दूर है, इस यात्रा से उन्होंने क्या खोया है अभी तक और क्या पाया है, इन सारी बातों का जिक्र आज करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच। संजीव जी, दिल्ली कितनी दूर है अभी? राहुल तो दिल्ली आ गए हैं, लेकिन दिल्ली राहुल से कितनी दूर? अगर आप एक लाइन में इसका उत्तर चाहेंगे तो दिल्ली तो दूर है। देखिए, दिल्ली में राहुल गांधी जब चलेंगे और राजधानी दिल्ली में उनका प्रवेश और जिस तरह से फरीदाबाद में उनका रिसेप्शन हुआ है और भीड़ जो उनको मिली है, वो कांग्रेस के उत्साह को ज़रूर बहुत ज़्यादा बढ़ा रही होगी। देश भर में कांग्रेस के समर्थक उन तस्वीरों को देख रहे होंगे और ये यात्रा, बावजूद इसके कि ये कहा गया कि चुनावी नहीं है, जाहिर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर इस यात्रा को लेकर चल रही है तो भले ही कांग्रेस के झंडे आपको नहीं दिख रहे हैं, तिरंगा झंडा दिख रहा है, पर ये चुनावी यात्रा तो है ही। और इसको साफ तरीके से अलवर की सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कह दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष, जब उन्होंने कहा था कि हम 2024 जीतेंगे। तो जाहिर है कि इसको उस संदर्भ में देखना सर्वथा उचित है कि दिल्ली कितनी दूर है। पर आप उन कारणों की अगर विवेचना करें कि भाई इतनी भीड़ है अगर, तो फिर दिल्ली नज़दीक है क्या, तो आपको यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि 2019 के चुनाव में 12 करोड़ वोट मिले थे कांग्रेस को। बिल्कुल। और ये छोटी संख्या नहीं है। पर समस्या ये है कि जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, उनको 22 करोड़ वोट मिले थे। तो फासला बहुत लंबा है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अभी दिल्ली दूर है, पर दिल्ली की राह जो है, मंजिल किधर है, वो शायद इस यात्रा के जरिए राहुल ने अगर खोजने की कोशिश की है तो वो रास्ता उनको मिलने लगा है। मंजिल तो दूर है। दिल्ली अभी भले दूर है, 24 में है उसका शक्ति परीक्षण, लेकिन उससे पहले कई जगह शक्ति परीक्षण होगा, जैसे कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में। अगले साल वहां पर चुनाव होने और इन सारे राज्यों से राहुल गांधी की ये जो यात्रा है वो गुजर चुकी है, अब तो गुजर चुकी है। तो वहां पे पता चलेगा कि इस यात्रा ने क्या इंपैक्ट छोड़ा, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि अब रिवर्स यात्रा भी होगी, हाथ पकड़कर हाथ जोड़ो करके कुछ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अब वो भी शुरू होगी। तो उसका भी आगे समय आने पर दिखेगा कि क्या इंपैक्ट होगा। लेकिन इन राज्यों में जो चुनाव होंगे ये दर्शाएंगे कि राहुल गांधी की स्थिति क्या है 24 के लिए। हाँ, देखिए, एक आधारशिला रखी गई है, एक ऐसी आधारशिला जो कांग्रेस की राजनीति को और ज्यादा मुखर करेगी। जैसे ही ये यात्रा 26 जनवरी को कंक्लूड होगी, कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर और वहां पर झंडा फहराया जाएगा गणतंत्र दिवस के रोज, तो उसके बाद यात्रा का समापन नहीं होगा। कांग्रेस की कल्पना यह है कि इसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हम शुरू करेंगे 26 जनवरी से ही। और उसको लेकर के आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक की है और उन्होंने दिल्ली में जो बैठक की वो राज्य के प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक की और उसमें तय हुआ कि इस यात्रा के समानांतर एक यात्रा निकाली जाएगी जो गांव-गांव और ब्लॉक-ब्लॉक जाएगी। और हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ आप जानते हैं कि उनका कांग्रेस का चुनाव निशान है, और हाथ से हाथ जोड़ो का मतलब ये कि उस यात्रा से इस यात्रा को जोड़ो। भारत जोड़ो यात्रा से हाथ जोड़ो यात्रा को जोड़ा जाएगा और उन्हें ब्लॉक तक ले जाया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता में एक सबसे बड़ी बात यह है कि उनका बूथ मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। और गाहे बगाहे इस बात की चर्चा हो जाती है कि पन्ना प्रमुख है उनके यहाँ, यानी कि एक बूथ पर कितने लोग हैं वो पन्नों में लिखे हुए हैं और हर पन्ने की जिम्मेदारी किसी न किसी को दी जाती है। गुजरात में इस बार
पन्ना प्रमुख एक पहले हुआ करते थे और एक पन्ने में मान लीजिए 20 नाम हैं, तो उन 20 को बूथ तक लाने की उनकी जिम्मेदारी होती थी। अब पन्ना प्रमुखों की संख्या वहां बढ़ा दी गई इस बार, और 3 से 4 लोग एक पन्ने पर कंसंट्रेट कर रहे थे। तो आप सोचिए कि कितना बारीक और महीन बूथ मैनेजमेंट है। कांग्रेस अभी तक उस तरह से काम करती है कि जब चुनाव आते हैं तब वो सक्रिय होती है और उसके बाद वो फिर शिथिल पड़ जाती है, वो इलेक्शन मशीन की तरह काम नहीं करती है। लेकिन कल्पना शायद इस बात की है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएंगे हम भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और बूथ तक लेके जाएंगे, ब्लॉक स्तर तक लेकर के जाने का अर्थ ही ये हुआ, और वहां पर लोगों को हम जागृत करेंगे, कांग्रेस के प्रति आकर्षण बढ़े। फायदे की बात यह है कांग्रेस के लिए कि अब जो भी चुनाव है हिमांशु, वो सब चुनाव ऐसे प्रदेशों में हैं जहां पर कांग्रेस अपेक्षाकृत दूसरे राज्यों से मजबूत है। जैसे कि कर्नाटक में चुनाव होने हैं, तो वहां वो मुख्य विपक्षी दल अभी है, लेकिन 2018 के चुनाव में उसने सरकार बनाई थी जेडीएस की सफलता से, सहायता से, तो उसे सफलता वहां मिली थी। मध्य प्रदेश में भी उसने सरकार बनाया था और अगले ही साल वहां भी चुनाव है। हालांकि बाद में सिंधिया के चले जाने से वो सरकार गिर गई। बगल में बघेल साहब हैं मुख्यमंत्री कांग्रेस के, उसके बगल में राजस्थान में अशोक गहलोत हैं। तो इस तरह से हर जगह संगठन बहुत मजबूत है कांग्रेस पार्टी का, और अगर बूथ तक ले जाई जाती है इस संदेश को जो कि राहुल गांधी देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नफरत के लिए नहीं, मैं जोड़ने में लगा हुआ हूं, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ऊर्जा तो मिलेगी और उसका असर चुनाव में दिखेगा, ये भी तय है। जब कोविड को लेकर यात्रा रोकने की कोशिश की जाती है तो कांग्रेस को एक पॉइंट मिल जाता है कि देखिए दिल्ली हमसे डर गई। आपका आकलन सटीक है, क्योंकि जिस तरह से चर्चा में आ गई ये यात्रा वो शायद मदद कर गया, क्योंकि जब आप कोई चीज रोकने की कोशिश करते हैं तो वो चीज और ज्यादा लोगों की क्यूरियोसिटी को बढ़ा देती है। कौतूहल और उत्सुकता उस यात्रा के प्रति और ज्यादा हो गई, और आप ये देखें कि ये बड़ा मुफीद साबित हुआ उस यात्रा के लिए। और जो यात्रा चली आ रही थी, मैं भीड़ देख रहा था, वो तो बहुत ज़्यादा है। तो शायद ये जो कि कोरोना की वजह से आप इस यात्रा को रोक लीजिए, ये इस तरह का जो एक सिंगुलर अनुरोध किया गया राहुल गांधी से, उसने कांग्रेस के लोगों को मौका दिया और वो कहने लगे कि आप हमारी यात्रा रोकना चाहते हैं तो आपने जनाक्रोश यात्रा राजस्थान में जो थी उसको क्यों नहीं रोका। अचानक से उसको रोका भी गया, शाम होते होते फिर उसे चालू भी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं कोई गफलत सी बात हुई है। दूसरी बात यह है कि कोई सिलसिलेवार तरीके से निर्देश अभी तक नहीं आए हैं। कुछ सलाह दी जा रही है कि आप जो है ये एयरपोर्ट पे ऐसे करें, मास्क लगाएं, ये सलाह के तौर पर ही है। जो गाइडलाइन होती है कि भाई इम्प्लीमेंट करना है, वो अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि अभी तक 185 कल ही पूरे देश में कल इतने ही आंकड़े थे केसेस के। और ये भी बताया जा रहा है कि वो जो वेरिएंट है BF.7 वो तो शायद जुलाई से हमारे देश में है। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है वो कि यात्रा रोक दीजिए, ये बहुत माकूल और कारगर लगा नहीं। कोविड को लेकर पता नहीं ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन एक लोकतंत्र में कहने की आज़ादी है, तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि संसद में बैठकर इस बात की नौटंकी की जाती है कि कोविड है, बाहर आकर हर नेता भूल जाता है कि कोविड है, और फिर उनको देखिए आप पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं या फिर पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं बिना मास्क के या फिर ऐसे ही। लेकिन संसद में बैठेंगे तो मास्क लगा लेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि बहुत कोविड आ गया है। अब देखिए पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन जो नेता हैं उनका एक सिंबॉलिक बिहेवियर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री लगा रहे हैं या गृह मंत्री लगा रहे हैं, तो ये राजनीति से परे एक संदेश देने में तो सफल होता है, और पहले हुआ था। अब इस वक्त जरूरत थी क्या, नहीं, इस पर बहस हो गई। एक चीज ये भी कि वो नेता है, कोई कलाकार नहीं है कि 3 घंटे वो अभिनय करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। उनका बिहेवियर हमेशा वैसा ही होना चाहिए, वो संसद में बैठे या फिर कहीं बाहर घूम रहे हो, उनका बिहेवियर एक जैसा होगा तभी तो, क्योंकि उनको फॉलो करने वाले बहुत सारे। अभी मैं सुन रहा था केसी वेणुगोपाल को, जो कि संगठन महासचिव है कांग्रेस की, उन्होंने कहा है कि देखिए हम बहुत संजीदा है इस बात को लेकर कि कोरोना हमारी वजहों से नहीं फैले देश में, लेकिन सरकार एक स्पष्ट गाइडलाइन लेकर के आए कि भाई इस तारीख से हम ये चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं अनिवार्य रूप से, जैसे पहले लाया गया था, और इसमें आपको पालन करना है। तो हम पहले व्यक्ति होंगे जो हम लोग यात्रा को
उसके हिसाब से बंद करेंगे या चलाएंगे। उन्होंने इस बात को कहा है क्योंकि राहुल गांधी उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने आगाह भी किया था कि बहुत खतरनाक हो रहा है। लेकिन ये बात भी सच है कि देखिए आज हमारी स्थिति जो है उस दौर की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर है। हम डबल वैक्सीनेटेड हैं, नेचुरल इम्यूनिटी का भी मसला हमारे साथ है और हमारे देश में उस तरह से अभी फैला नहीं है। तो इसका राजनीतिक इस्तेमाल न हो, इस बात को लेकर के कांग्रेस बार बार कह रही है। संजीदा तो इसी बात से पता चलता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो चल ही रही हैं, तो एज सच कोई हम बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट बिहेवियर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा भी नजर नहीं आता। लेकिन क्योंकि आज हम राहुल पे बात कर रहे हैं, उनकी यात्रा पे, और दिल्ली क्योंकि वो प्रवेश करने वाले हैं, सुबह सुबह 6 बजे वो दिल्ली में होंगे, तो दिल्ली में आना उनका सपना भी है कि हर कोई चाहता, हर कांग्रेसी ये चाहता है कि वो दिल्ली की कुर्सी पर बैठे, प्रधानमंत्री बने वो। लेकिन 107 दिनों का ये जो सफर उन्होंने तय किया है कन्याकुमारी से दिल्ली तक का, आपको क्या लगता है उनके अंदर वो बिहेवियर या फिर वो प्रधानमंत्री पद पे होने लायक क्षमता क्या डेवलप हुई है इन 107 दिनों में? आपने देखा है क्योंकि उनकी उससे पहले छवि वो पप्पू वाली जिसको लेकर खूब गढ़ी गई सोशल मीडिया पर और तमाम जगह पर, क्या वो उस चीज से बाहर आ पाए? मैं सोशल मीडिया पे ही देख रहा था कि उनकी दाढ़ी देखने के बाद अब लोग कह रहे हैं कि पप्पू नहीं, वो तो पापा हो गए हैं। तो इसीलिए अब वो छवि जो है वो तो ख़त्म हुई है, इसमें दो मत नहीं है। और उनके भाषणों में थोड़ी गांभीर्य भी है और ये बात भी तय है कि अगर मुख्य विपक्ष की आप बात करें इस देश में तो कांग्रेस पार्टी ही है। पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछले 8 सालों में शासन किया है और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की छवि जिस तरह से कारगर रही है उस व्यवस्था को बनाने और फिर उसे आगे ले जाने में, भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मशीन, भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस, तो उसके सदृश राहुल का चेहरा अगर आप रखें तो फिलहाल वो हल्का नजर आता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो व्यक्ति टू व्यक्ति लड़ाई न कराएं, राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी न कराएं। राहुल गांधी खुद ऐसा नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं बात मुद्दों की करो, बात वो नफरत की करते हैं, बात वो रोजगार की करते हैं, बात वो करते हैं कि इस देश में अगर स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उसमें कमियां अगर हैं और पिछले 8 सालों में अगर वो ज्यादा हुई हैं तो बात उसकी करो। देखिए व्यक्ति से व्यक्ति अगर लड़ाते हैं तो फिर वो व्यक्तियों का चुनाव हो जाता है। तो आपने पूछा कि क्या वो बन सकते हैं? इस देश में कोई भी व्यक्ति बन सकता है। राहुल गांधी तो 4-4 बार चुनाव लोकसभा का जीते हैं और दक्षिण से लेकर के उत्तर तक उन्होंने चुनाव जीता है। वो कैसे परिवार से आते हैं जिसमें कि बाकी सभी सोनिया जी को छोड़कर के प्रधानमंत्री बने हैं। तो जाहिर है उनके पास उम्र है, अनुभव है, क्षमता है, वो भी बन सकते हैं। पर यहां पर इस दौर की राजनीति में नरेंद्र मोदी का जो राजनीतिक कद है वो ये एक बहुत ही डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर भी मानता है कि आज की तारीख में वो सबसे ऊंचा बन गया है। अब उसे काउंटर करने के लिए आप व्यक्ति वहां खड़ा करते हैं तो फिर क्या ये एडवांटेज नरेंद्र मोदी का हो जाएगा, इस पर बहस हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी जिस ओहदे पर हैं, जो हैसियत रखते हैं आज राजनीति में, उनकी पार्टी में कोई नहीं रखता, तो विपक्ष की बात ही छोड़ दीजिए। बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब नरेंद्र मोदी हो वही गए। चीज है। और एक टाइम में यही इंडिया इज इंदिरा हो गया। हाँ, वही वाली चीज। देवकांत बरुआ ने ये बात कही थी, असम के नेता थे, इंडिया इज इंदिरा। तो आप तो भारतीय जनता पार्टी हो गए हैं नरेंद्र मोदी, आप कह रहे हैं। उन साहब ने तो इंडिया इज इंदिरा कह दिया था, देश को ही इंदिरा बना दिया। अब तो राष्ट्रपिता बनाए जा रहे हैं मोदी जी, ऐसी बात तो, नहीं है। हाँ, तो आप देखिए कि होता है कभी कभी जब सत्ता में कोई व्यक्ति होता है तो उसके महिमा मंडन के लिए बहुत सी बातें कही जाती हैं। तो मुद्दों की लड़ाई के आसपास पहला तो मसला ये है कि क्या इसको फॉलो करते हैं तो शायद करीब होंगे दिल्ली के, पहली बात, क्योंकि वहां पर गैप्स हैं। आपने जैसे कोरोना की बात की, कोरोना की जैसे ही बात करते हैं आपको क्या क्या याद आने लग जाता है? वो अस्पताल, ऑक्सीजन की कमी, लोगों का वो पैदल चलता हुआ दृश्य, वो लाशें, मतलब वो त्रासदी। बहुत ज्यादा सरकार भी चाहेगी कि कोरोना पे इंसिस्ट करें, मुझे नहीं लगता है। देखिए उनके भी रणनीतिकार हैं और वो दृश्य याद आने लगे हैं लोगों को। हम सब वहां से निकल करके बहुत आगे बढ़ चले थे। हर परिवार में कोई ना कोई प्रभावित था, ज्यादातर परिवारों में मौतें हुई थी। तो हम उन दृश्यों को याद नहीं करना चाहते हैं। ये मिसमैनेजमेंट था, लेकिन ये वोट में तब्दील होकर
कुछ नेगेटिव इंपैक्ट डाल पाता, ऐसा नजर नहीं ऐसा नजर नहीं आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसका राजनीतिक प्रबंधन किया और इसमें वो अच्छा करते हैं, ये मानना पड़ेगा। अब उन्हीं तस्वीरों की तरफ हमें दोबारा वो नहीं ले जाना चाहेंगे। इसीलिए मैं देख रहा हूं कि कोई गाइडलाइन नहीं आई है अभी तक, सतर्क नहीं किया जा रहा कि ये भी करो वो भी करो, ऐसा नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते हैं कि देश की जनमानस को उन भावनाओं से फिर से जोड़ा जाए। वो पैनिक वाला जो वो बहुत मुश्किल दौर था और वो राजनीतिक रूप से महंगा भी साबित हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि ये मुद्दों व्यक्ति व्यक्ति की लड़ाई ना हो। दूसरी बात है कि राहुल गांधी अकेले क्लेमेंट नहीं है, वो सबसे बड़े क्लेमेंट तो हो सकते हैं। दिल्ली अभी भी दूर क्यों लगती है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल खड़े हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार खड़े हैं और उसके बाद छोटे छोटे दावेदार भी खड़े हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जिनका दल तो छोटा है, अरमान और उम्मीदें तो बहुत बड़ी हैं कि हम सबको जोड़ लेंगे। केजरीवाल जो इस बात को मानकर चले हैं कि वो कांग्रेस को रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो इन कॉन्ट्रडिक्शंस को इस यात्रा के बाद वो कैसे मैनेज करते हैं राहुल गांधी, ये अगली परीक्षा है। और देखिए इस बात को मानिए, एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक अगर भारतीय जनता पार्टी के पास है तो सामने का वोट विखंडित है और इस विखंडन का असर क्या हो सकता है गुजरात में आपने देखा। गुजरात में मात्र 2.5% वोट बढ़े बीजेपी के और सीटें 57 बढ़ गई। सही, आप सोचिए कि कितना बड़ा फासला उन्होंने तय कर लिया, मात्र 2.5%, 52.5 आया उनको, 50 के आसपास वो थे पहले से। तो इतने में तो अगर वोट डिवाइड होता है ऑपोजिशन का तो क्या क्या हो जाता है, इस बात को देखिए। तो एक तरफ इलेक्शन मशीन है, एक तरफ एक जन समर्थन आया है, उस जन समर्थन का पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन वो कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी यात्रा है। ये भारत जोड़ो यात्रा जितनी बड़ी यात्रा है और यहां से अगले लोकसभा चुनाव तक वो किस तरह से मैनेज करते हैं इन कॉन्ट्रडिक्शंस को, वो तय करेगा कि उनके लिए दिल्ली कितनी दूर है। दिल्ली जाने के लिए एक आखिरी चीज ये भी, क्योंकि हम लोगों ने कई बार इस बारे में चर्चा की है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और बिहार की 40 सीटें, यहां पर यात्रा अगर ढंग से नहीं की राहुल गांधी ने या फिर गांधी परिवार ने या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई रोड मैप नहीं बनाया इन दो राज्यों को लेकर, तो फिर दिल्ली दूर ही रहेगी हमेशा। देखिए जो मेरी जानकारी कहती है कि इस यात्रा के बाद, अभी वो कह नहीं रहे हैं, शायद एक यात्रा उन्होंने प्लान की है कि ये तो साउथ से नॉर्थ गया है, एक को यात्रा ईस्ट से वेस्ट लेकर के वो जाना चाहेंगे। और एक सोमनाथ से यात्रा शुरू कर गई थी आडवाणी जी की, तो वहां जाकर अपनी यात्रा का समापन वो लोकसभा चुनाव के पहले करें, इस तरह की एक कल्पना है। ये कितना, और वो राहुल ही लेकर और वो राहुल लेकर निकलेंगे, वो पूरब से शुरू करके और पश्चिम तक जाएंगे, गुजरात तक, क्योंकि गुजरात में नहीं गए ये बार बार कहा जा रहा है, तो गुजरात में वो लोकसभा चुनाव के पहले जा सकते हैं। देखते हैं वो होता है या नहीं होता है। एक तो ये बात हो जाती है, और दूसरी बात कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में आ रही है कि देखिए शुद्ध रूप से जीत अगर भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में है विधानसभा चुनाव में, तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल, उसके बाद उत्तराखंड है, उसके बाद आसाम है और उसके बाद गुजरात है। यही चार, उसके बाद जो राज्य हैं वो गोवा, त्रिपुरा या फिर छोटे राज्य उत्तर, यहां शुद्ध रूप से केवल भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। पर इनसे तो बहुत ज्यादा बड़ा देश है ना। आप अगर उधर से देखें तो पश्चिम बंगाल बीजेपी के पास नहीं है, उड़ीसा नहीं है, तेलंगाना नहीं है, आंध्र नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, केरल नहीं है, उनके पास आंशिक रूप से ही मध्य प्रदेश और मानेंगे हम कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और कर्नाटक है, क्योंकि वहां सरकारें जोड़ तोड़ करके बनाई गई थी। तो बड़े इलाके पर अभी विपक्ष काबिज है। ऊपर देखिए हिमाचल चला गया है ना, तो बड़े, पंजाब नहीं है साथ में। तो ये एक बहुत मददगार एलिमेंट कांग्रेस को दिख रहा है। पर वही है कि यहां कांग्रेस नहीं है, यहां कांग्रेस कहीं है कहीं नहीं है, विपक्ष है। और विपक्ष कितना एकजुट हो पाता है, कम से कम पिछले 2 चुनाव में नहीं होते हुए हम लोगों ने देखा है। इस बार क्या हो पाता है, और अगर ये हो पाएगा तभी तय होगा कि दिल्ली करीब। अच्छा, एक चीज और कि दिल्ली अकेले जाना है या फिर साथ में वो जो छतरी का जिक्र हम लोग बार बार करते हैं, उसके नीचे हर कोई हो उसके तहत जाना है, ये भी बात इंपॉर्टेंट रहेगी बिल्कुल दिल्ली जाने के लिए। महत्वाकांक्षाएं हैं, क्योंकि अकेला रथ लेकर चलेंगे या फिर पूरा साथ में काफिला। आपका भारतीय जनता पार्टी तो इस कंफ्यूजन से परे है, उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनके एक नेता है, उनको तीसरी दफा मैंडेट दिलाने के लिए वो अभियान पर निकल पड़ेंगे।
आपके नेता की स्वीकार्यता है क्या? ये सवाल नीतीश कुमार के सामने भी, राहुल गांधी के सामने भी, अरविंद केजरीवाल का, अगर हम तीन ही माने अभी फिलहाल, वैसे तो बहुत हो सकते हैं, तो ये स्वीकार्यता वाला मसला है। तो ये सब सॉल्व अगर कर लिया जाएगा तभी तो नरेंद्र मोदी को टक्कर दिया जाएगा, तभी तो दिल्ली को करीब लाया जाएगा। तो ये प्रश्न अभी है और विपक्ष की भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी का सबब तो बाद का है, पहले अपने घर को सजाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। तो दिल्ली भले ही राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, लेकिन दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि 2024 का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है राहुल गांधी के लिए। भले वो तमाम चीजों को हथकंडे बता रहे हों, कोविड को यात्रा रोकने के लिए हथकंडा बता रहे हों, लेकिन इतना आसान नहीं रहेगा। हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी से दिल्ली कितनी दूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।